आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नए टॉपिक से, दैट इज मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आपने पढ़ा ही हुआ है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप जान ही रहे हैं कि एक प्रकार का रूल होता है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख दें आपके लिए और फिर इसी पर चल करके हम एक क्वेश्चन भी बना लेंगे, जैसे कि x1, x2, x3 है और सपोज करिए कि x1 प्लस x2 है, x2 प्लस x3 है और x3 प्लस x1 है। इस तरह का कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको। आप ये कह सकते हैं कि इट इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड फ्रॉम v टू w। ये v और w दो वेक्टर स्पेसेस हैं, क्लियर, t कोलन v टू w। अब ये जो t आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, यानी इसको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आप। तो करना क्या होता है कि जैसे आपने मान लीजिए इसके बेसिस दिए हुए हैं, ठीक है। अभी हम आपको थ्योरी देखिए, पहले समझा दें थोड़ी सी, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। कि लेट वी बी एन एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर एफ, यानी जो वी का डायमेंशन है वो एन है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एन डायमेंशनल होने का मतलब हुआ कि देयर इज ए बेसिस फॉर वी हैविंग एन वेक्टर्स, राइट। और वो सेट कैसा होगा, एल आई और वी को स्पैन करने वाला होगा। एंड डब्ल्यू बी एन एम डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इसकी डायमेंशन एम दी हुई है, यानी इसके जो वेक्टर्स होंगे वो उसमें बीटा वन बीटा टू अगर लेते हैं, मान लीजिए जैसे यहाँ लिया बीटा, तो एम वेक्टर्स लेंगे आप, और वी के कितने लेंगे, एन लेंगे, ठीक। तो लिखा लेट बी इज इक्वल टू अल्फा वन टू अल्फा एन बिन ऑर्डर्ड बेसिस फॉर वी एंड बी इज इक्वल टू बीटा वन टू बीटा टू टू बीटा एम बी एन ऑर्डर्ड बेसिस फॉर डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू के लिए। सपोज टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, ठीक। तो अब आपको देखना है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किस तरह से लिया जाता है, तो इसके बारे में हम आपको यहाँ पर बता दें कि करेंगे क्या। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका दिया हुआ है, ठीक। तो एक तो ये बेसिस आपको दिए हुए हैं, इसके बेसिस हम पहले यहाँ लिख ले रहे हैं बी। बेसिस में जो एलिमेंट्स हैं वो अल्फा वन, अल्फा टू और अल्फा एन है, और इसका जो बेसिस सेट हम ले रहे हैं वो बी डैश ले रहे हैं, राइट। और इसमें हम लोगों ने बीटा वन, बीटा टू और बीटा एम वेक्टर, ठीक। तो होगा क्या कि यहाँ का अगर आपके पास सपोज करिए ये अल्फा वन है, तो अल्फा वन यहाँ मतलब बिलोंग कर रहा होगा अल्फा वन, अल्फा टू से लेकर अल्फा एन तक, और ये जो बीटा वन, बीटा टू एलिमेंट्स बीटा एम, वो इसमें बिलोंग कर रहे होंगे, एम संख्या में होंगे ये, ठीक। तो आप इसकी इमेज लेंगे अल्फा वन की, तो इसमें जाकर ये हो जाएगा टी अल्फा वन, राइट। जब इसकी अल्फा टू की इमेज लेंगे तो यहाँ जाकर हो जाएगी टी अल्फा टू। यानी अगर हम देखें तो टी अल्फा वन या टी अल्फा टू और ये जितने भी आपके वेक्टर्स हैं टी अल्फा बेसिस के वेक्टर्स, ठीक, ये सब कहाँ बिलोंग करेंगे, डब्ल्यू में। दैट इज आप कह सकते हैं कि टी अल्फा आई कह सकते हैं बिलोंग्स टू डब्ल्यू, जहां पर आई की वैल्यू वन से लेकर के एन तक है। तो टी अल्फा आई डब्ल्यू में बिलोंग कर गया, ठीक। और W का जो बेसिस सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, बीटा वन टू बीटा एम। इट मींस टी अल्फा आई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। टी अल्फा आई को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा वन, बीटा टू एंड बीटा एम वेक्टर्स में कर सकते हैं, ठीक। तो अगर अब हम बात करें आपसे कितने स्केलर्स मिलेंगे आपको, तो इस पे गौर करिएगा। हम एक एक वेक्टर की बात अब करेंगे। जैसे टी अल्फा वन को आप इसमें कंबाइन करेंगे तो आपको एम स्केलर्स चाहिए होंगे, क्यों, बीटा वन के साथ एक स्केलर आएगा, बीटा टू के साथ आएगा, फिर आप किसको करेंगे, अल्फा टू को करेंगे इसके साथ, बीटा वन बीटा टू में। इस तरह अगर एक एक करके करते जाएंगे आप, तो अगर देखें तो एनएफ इमेज जो होगी टी अल्फा एन, उसको भी करेंगे। तो कितने स्केलर्स की जरूरत पड़ेगी आपको, एक बार करेंगे तो एम स्केलर्स, दूसरी बार करेंगे फिर एम स्केलर्स, हर बार एम स्केलर्स, एम स्केलर एक बार, एम स्केलर एक बार, फिर लास्ट तक एम स्केलर। ये स्केलर कितने बार जरूरत पड़ रही है आपको, टी अल्फा एन, यानी एन टाइम्स जरूरत पड़ रही है। तो हाउ मेनी स्केलर्स रिक्वायर्ड, एम एन, एम इंटू एन स्केलर्स विल बी रिक्वायर्ड, ठीक। तो अब देखिए इसको लिखा कैसे गया है, यहाँ पर शॉर्ट में देखिए लिखा गया है एम इंटू एन स्केलर्स। थ्योरी समझिएगा यहाँ पर, और फिर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स क्या होती है ये आपको बता देंगे, कैसे निकाला जाता है। ये डिफिनेशन चल रही है अभी। देन ईच टी अल्फा जे, इन्होंने आई ने लिख के जे लिख दिया, जे की वैल्यू वन टू से लेकर के एन तक है, यहाँ जे डिनोट किया गया है, ठीक। हमने आई से समझाया वहां पर, आपको ये जे कर लीजिए, काउंटर से कोई प्रॉब्लम नहीं।
can be expressed as a linear combination of beta 1 to beta m vectors because T alpha j belongs W. T alpha j कहाँ बिलोंग करेंगे? W में बिलोंग कर जाएंगे। एक बार फिर यहाँ बता दे रहे हैं आपको, ये V है और ये आपके पास W है, और ये जो अल्फा j वेक्टर्स है वो सब यहाँ पर है, उनकी इमेजेस जो होंगी T alpha j यहाँ चली जाएंगी, और इसका बेसिस सेट B डैश है और इसका बेसिस सेट B है। ठीक, तो T alpha j belongs to W and their m vectors form a basis for W, that is for W, यानी कहने मतलब है कि W के लिए बनाते हैं बेसिस ये आपके। तो T alpha j can be expressed as a linear combination of beta I vectors, बीटा को I से लिया गया है यहाँ पर, यानी m को, m जो काउंटर लगा इक्वल टू 1 to 1। ये जो aij आपको दिख रहा है ना, ये वही स्केलर्स हैं। aij की संख्या अगर गिनी जाएगी तो ये mn स्केलर्स हो जाएंगे, mn स्केलर्स। क्यों mn स्केलर्स हो जाएंगे? कि I भी तो रन करेगा, ये aij, और I की वैल्यू 1 से लेकर के m तक है, और j की वैल्यू आपके पास 1 से लेकर के n तक है, देख रहे हैं? ठीक है, j की वैल्यू 1 से लेकर के n तक ली गई। तो mn स्केलर्स हैं ये। स्केलर्स तो संख्या में ऐसे ही होते हैं कि 2 होना, 3 होना, 6 होना, -1 होना, होंगे ऐसे ही, लेकिन लिखते समय हम इनको कैसे लिख रहे होंगे? A11 जैसे 5 मैट्रिक्स में लिखते हैं, A21 6, राइट? तो A11 होना या A21 होना या aij होना, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है, ये स्केलर को डिनोट कर रहा है, राइट? तो अगर हम इसको एक्सपैंड कर दें यहाँ पर T अल्फा j, अभी देखिए काउंटर I को रन कर रहे हैं हम, देखिए I को ओपन कर रहे हैं 1 तक, तो I हो जाएगा A1 j बीटा 1, देख रहे हैं I 2 बार है यहाँ पर, हम जूम कर रहे हैं आपके लिए, देखिए I, ये देखिए, ठीक है? तो I, ये इसको डमी इंडेक्स भी कहा जाता है, जो रिपीट होता है, आगे चल के टेंसर कैलकुलस में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक, तो अब ये खुलता चला जाएगा, अभी J नहीं ओपन कर रहे हैं, J अपनी जगह मौजूद है। ठीक, अब आपने इस J को ओपन किया, T अल्फा 1 यानी J इज इक्वल टू 1 के लिए, J इज इक्वल टू 2 के लिए, ऐसे करते चले जाएंगे, और लास्ट में J इज इक्वल टू N के लिए। ठीक, तो ये आपके पास एक इमेजेस का लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। ओवरऑल कंसेप्ट क्या है कि हम जो बेसिस में एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज लेंगे और वो इमेज आ जाएगी W में, और फिर जो W के बेसिस होंगे उसमें उन इमेजेस को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में पुट करेंगे। तो यहां पर ये पूरा जो सिस्टम आपको दिख रहा है T अल्फा 1 से लेकर के T अल्फा N तक, ये लीनियर कॉम्बिनेशन का रिप्रेजेंटेशन है। तो thus we have a matrix of m cross n order, और इनके जो स्केलर्स है ना, ये A11 देख रहे हैं, A21, और इस तरीके से M1 लास्ट में जाकर ये स्केलर्स है, कितने संख्या में है? ये Mn है, m क्रॉस n जिसे कहेंगे। ठीक, अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जब हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो जो कोफिशिएंट्स है ना, ये दिख रहे हैं, बीटा 1 का कोफिशिएंट, बीटा 2 का, फिर इस तरह हॉरिजॉन्टल वाले जो पहले यानी T अल्फा 1 में, तो इनको हम वर्टिकल लिख देते हैं। एक्चुअली ट्रांसपोज लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं? ट्रांसपोज। तो आप देखिएगा जो A11 लिखा है और A21 लिखा है, फर्स्ट में देखिए T अल्फा 1 की इमेज, T अल्फा 1 के इमेज की लीनियर कॉम्बिनेशन A11 स्केलर है, A21 स्केलर है बीटा 2 के साथ लगा हुआ, लास्ट में AM1 है। तो ये यहाँ पर वर्टिकल में लिखा गया है, जबकि यहाँ से हॉरिजॉन्टल से पुल किया गया, लिया गया है, टेकन फ्रॉम द कोफिशिएंट्स ऑफ बीटा 1 बीटा 2 बीटा। एक्चुअली ये ट्रांसपोज फॉर्म में लिख दिया जाता है इसको। ठीक है, तो लिख रहे हैं कि विच इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ अबव लीनियर इक्वेशंस। तो जो लीनियर कॉम्बिनेशंस की इक्वेशन बनेंगी उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे उनका जो ट्रांसपोज बनाएंगे आप, वही आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स कहलाएगी। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस B एंड B डैश। ध्यान रखिएगा B एंड B डैश क्यों लिखा? क्योंकि B के एलिमेंट्स की इमेज ली गई और उस इमेज को लीनियर कॉम्बिनेशन में रखा गया, किसके? B डैश के। इसलिए कहलाता है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, राइट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T relative to ordered basis B and B dash and denoted by T colon B B dash, और शॉर्ट में एक बहुत चलता है ये नोटेशन T B B dash। ठीक, T फिर बता दे रहा हूं मैं आपको, T B B dash, T B B dash ये बताता है कि B के एलिमेंट्स को लिया गया, यानी उनके ट्रांसफॉर्मेशंस को लिया गया, और जो इमेजेस आएंगी उसको B डैश के जो एलिमेंट्स होंगे बेसिस ऑफ W, उनमें
लीनियर कॉम्बिनेशन में रखेंगे आप। ठीक, ये नोटेशन हुआ। अब कुछ नोटेशन से हम और बात कर लें, यहाँ ध्यान दी, इसी बता देता हूं मैं। अगर हम कहीं लिख रहे हो किसी प्रॉब्लम में टी बी केवल लिख दें, ओनली टीबी निकालिए, तो इस टीबी का मतलब होता है इट इज इक्विवेलेंट टू टी बी बी, 2 बार बी या 1 बार बी, मतलब एक ही है। अब आप सोचेंगे कि ये बी बी डैश था, ये ओनली बी बी है, इसका मतलब ये हुआ कि W का जो है वो V टू V हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। यूं समझ लीजिए मोटे मोटे तौर पे कि T कोलन V टू V हो जाए, W ना हो, यानी B डैश ना हो, B का ही एलिमेंट्स लेना है और B के ही वेक्टर्स जो होंगे B वाले, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में पुट कर देना है। ठीक, यानी बी बी डैश नहीं होगा, बी डैश इज इक्वल टू बी हो गया एक प्रकार से। ठीक है, तो कभी कभी टीबी भी पूछ ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको लेना क्या होगा, उसी समय उसकी आप इमेज लेकर के उसी बी वाले के कॉम्बिनेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अभी एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं आपका। अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप आ जाएगा समझ में। लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R3 टू R2, यानी कि R क्यूब से लेकर R स्क्वायर का मतलब हुआ 3 टपल से 2 टपल्स में, और उसको डिफाइंड कैसे किया गया है, P x1 x2 x3 x1 प्लस x2 2x3 माइनस x1। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको चेक नहीं करना है। करना क्या है आपको, इफ बी बी स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ R3, स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस समझते हैं आप लोग, स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस, मैं सबसे नीचे लिख रहा हूं, बी का जो स्टैंडर्ड 3 टपल्स के लिए होगा वो 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1। हमने क्वेश्चन के बीच बता दिया आपको। ठीक, ये R3 यानी R क्यूब यानी कि 3 टपल्स का ऑर्डर्ड बेसिस है। एंड बी डैश बी एन ऑर्डर्ड बेसिस, ओबी का मतलब ऑर्डर्ड बेसिस है, ऑफ R स्क्वायर, दोनों के ऑर्डर्ड। अब जैसे बी डैश की बात करें यहाँ पर, तो 2 टपल्स का ऑर्डर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड क्या होता है याद होगा, 1 0 और 0 1, जो हमने शुरू में बताया वेक्टर स्पेस चैप्टर में। What is matrix of T relative to basis BB डैश। अब देखिए यहाँ पर हमको B के एलिमेंट्स की इमेज लेनी है और उसको B डैश में जाकर के कॉम्बिनेशन में पुट करना है। ठीक, 2 सवाल है वैसे इसके अंदर, एक और है। अब की बार B इन्होंने स्टैंडर्ड नहीं दिया, B वाले पार्ट में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दिया और B बराबर बीटा 1 बीटा 2 दे दिया, और यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू, बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू डिफाइन कर दी। ठीक, तो पहला पार्ट हम करते हैं यहाँ पर। तो देखिए कि वी नो b इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ R3 एंड b डैश इज इक्वल टू 1 0 0 1 इज स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस फॉर R2। ठीक, आपको समझ रहे निकालना क्या है, आपको निकालना है T B B डैश, दिस इज योर क्वेश्चन। यानी B के एलिमेंट्स की इमेज लेनी है और जो इमेज आएगी उसको B डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में रखना है। ठीक, देखिए हम यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं कितने स्पेस में, लेकिन रूल हमें पता होना चाहिए। रूल हमें कितना दिया हुआ है, x1 प्लस x2 और 2x3 माइनस x1। चलिए हम यही कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपने लिया 1 0 0, यही सॉल्व करके दिखाते हैं पूरा आपको 1 0 0। अब एज पर दिस रूल, रूल पे ध्यान रखिएगा, आप ऊपर ये जो लिखा हुआ है कि x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 और 2x3 माइनस x1। ठीक, तो उसके हिसाब से इमेज क्या आएगी पहले ये सोचिए, x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 का मतलब हुआ कि 1 प्लस 0 यानी 1 आ गया। ठीक, 2x3, x3 तो इसका 0 है, और माइनस x1, तो इसकी इमेज आ गई -1। अभी इमेज हम लिख रहे हैं। ठीक, फिर इमेज को लीनियर कॉम्बिनेशन में रखेंगे, या कहिए तो साथ ही साथ रख सकते हैं यहाँ पर आप। ठीक, अभी रुकिए एक सेकंड के लिए। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि t, अब दूसरा एलिमेंट ले लीजिए 0 1 0, इसकी इमेज ले लीजिए, इसकी इमेज क्या आएगी 0 1 0 की। फिर वही रूल लगाइए x1 प्लस x2, तो आई थिंक 1 आ गया, और 2x3 0 है और माइनस x1, अब की x3 x1 दोनों ही 0 है, तो ये आ गया 0। ठीक है, एक थोड़ा जगह ऊपर कम है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे t 0 0 1। अब इसकी इमेज लीजिए, इसकी इमेज क्या बनेगी एज पर फार्मूला, x1 प्लस x2 यानी 0 हो जाएगी, 2x3, तो आई थिंक कि इसकी इमेज आ जाएगी फिर यहाँ 2x3 है ना, तो 0 2 हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ भी आ रही है, हमने इसलिए ऊपर करके देखा, ये देखिए 1 - 1, हम लोग की भी 1 - 1 आ रही है। ठीक,
1 0, देखिए आपकी भी ये 1 0 आ रही है कि नहीं आ रही है, और आ रही है 0 2, देखिए सॉल्व किया 0 2 आई थी। अब क्या करना है फिर से देखिए, यहाँ पर जो हमने 1 0 0 के लिए ना इमेज पहली वाली, तो जो इमेज आई है इसको थोड़ा हम डिटेल में कराएंगे, यहाँ शॉर्ट में किया हुआ है। इसको आप लिखिए A1 A1 1 0, दैट इज A1 बीटा 1, ये बीटा 1 है आपका, ये बीटा 1 है बी डैश का एलिमेंट, और ये है बीटा 2। तो एक्चुअली A1 बीटा 1 लिख रहे हैं जो कि वैल्यू 1 0 है, और A2 बीटा 2 लिख रहे हैं जिसकी वैल्यू है 0 1। समझ में आई बात? और इसको हम लोग लिखेंगे मान लीजिए B1, फिर बीटा 1 1 0, क्योंकि ये इमेज कहाँ होगी, W में होगी, W के बेसिस से बी डैश के जो एलिमेंट्स हैं बीटा 1 बीटा 2 है। फिर हम यहाँ क्या करेंगे B1, और फिर हम लिखेंगे 0 1। ठीक, इसी तरह जो तीसरी इमेज आई है यहाँ नीचे नीचे देखिएगा, तो यहाँ हम लिख रहे हैं C1 बीटा 1 मतलब 1 0, और हम लिख रहे हैं C2 0 1। इस तरह हमने 3 इक्वेशंस बनाए। क्लियर? जो इक्वेशन नंबर 1 है, जो इक्वेशन नंबर 2 है, और जो इक्वेशन नंबर 3 है, इनसे आपको 3 इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएंगी। क्लियर? अगर हम इक्वेशन 1 से चलते हैं सपोज करिए थोड़ी देर के लिए, तो फ्रॉम 1 अगर हम बात करें तो 1 माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 और कॉमा A2 के। देखिए यही सॉल्व हो गया तुरंत, A1 की वैल्यू आ गई 1 और A2 की वैल्यू आ गई -1, आ गई। ठीक, अब हम चलते हैं फ्रॉम 2 से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 से ले लेते हैं। 2 में इक्वेशन क्या बनेगी अगर देखा जाए, 2 में इक्वेशन बनेगी 1 0 इक्वल टू, ये बन जाएगी आपके पास B1, ये एक्चुअली B2 होना चाहिए, B1 B2 बन जाएगी आपके पास। ठीक है, इमेज तो 1 0 है ही है, तो अब आपके पास क्या आने वाला है यहाँ पर, B1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, और B1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आइए थर्ड इक्वेशन, ये आपकी यहाँ पर है। थर्ड इक्वेशन में हमारे पास यही तो निकालने थे हम लोगों को, जो स्केलर्स हैं। ठीक, और इसमें अगर आप देखें तो इमेज है 0 2, और अगर उधर से इसको एडजस्ट करेंगे ट्रिपल्स को मल्टीप्लाई करके तो C1 आ जाएगा और C2 आ जाएगा, यानी कि C1 की वैल्यू 0 आ जाएगी और C2 की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। ठीक, A1 भी आ गया, A2 भी आ गया, B1 भी आ गया, B2 आया, C1 C2 आ गया। देखिए अभी जो आर्टिकल आपने पढ़ा था वो हम बता दें एक बार, यहाँ लिख रहे हैं वो AIJ के फॉर्म में था। ये AIJ का मतलब होता है स्केलर, चाहे वो A1 A2 करके लिखा जाए, चाहे वो n क्रॉस या m क्रॉस n के फॉर्म की होने की वजह से लिखा गया था। अब TB क्या होगा आपके पास, TB B डैश, एक्चुअली TB B डैश जो है वो है क्या, देखिए अभी हमने आपको बताया था जो स्केलर्स होंगे, देखिए A1 और A2 जो पहली इक्वेशन के होंगे, लेकिन ये है तो हॉरिजॉन्टल यानी रो वाइज है, लेकिन ट्रांसपोज लेना है तो ये A1 A2 कॉलम में आएगा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन से आपके पास क्या है B1 B2, तो उसको लेकिन हम ट्रांसपोज लेंगे, इसलिए B1 B2 लिख देंगे, और इसको C1 C2 तीसरी इक्वेशन से। अब यहाँ हम तीनों कॉलम की वैल्यू यानी A1 A2 यानी 1 -1, B1 है 1 और B2 है आपका 0, और C1 भी आपका है 0 और C2 आपका है 2। ये जब आप कर देंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। आप शायद मिला लीजिए, आई थिंक यही कहीं आपके पास होगा, ये रहा, मिलाइए आंसर जो हम लोगों ने निकाला, यही तो आ रहा है। 1 -1 फर्स्ट कॉलम, 1 -1 फर्स्ट कॉलम, 1 0 सेकंड कॉलम, 0 सेकंड कॉलम, 0 2 थर्ड कॉलम। ठीक, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। तो आई थिंक ये पहला समझ में आ गया होगा पार्ट। अभी हम लोग इसका दूसरा पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10। तो इसमें देखिए एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको और एक रिलेशन दिखाना है। तो लेट V बी 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, VS का मतलब वेक्टर स्पेस है, ओवर फील्ड F एंड BBN, ये n होना चाहिए, BBN ऑर्डर्ड बेसिस फॉर V इफ T इज ए लीनियर ऑपरेटर। T लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि T कोलन V टू V, लीनियर ऑपरेटर ऑन V एंड TB इज इक्वल टू दिस। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने मैट्रिक्स दे रखा है आपको। ठीक है, prove that t square minus a plus dt plus ad minus bci is equal to
जीरो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको याद हो तो जीरो कैप हमने बताया था आपको, जीरो कैप अल्फा इज इक्वल टू 0 0 0, यानी नल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो हर वेक्टर को मैप कराता है। तो ये हमने इसकी जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी लिखी, यहाँ सिंबॉलिक लिखा गया है, सब ये फंक्शंस लिए गए हैं। टी स्क्वायर भी एक टी तो लीनियर ऑपरेटर है ही है, तो एक्चुअली इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके एक यानी नल मैट्रिक्स इसकी जो है आपकी आ जाएगी, जाकर वहां पर देखा जाए तो। तो देखिए कैसे करेंगे, नल का मतलब है कि नल वेक्टर से जाके मैप करेगा वहां पर। तो कैसे करेंगे, तो ये मैट्रिक्स दी हुई है टी बी इज इक्वल टू ए बी सी डी करके। तो इसमें जो टी बी का मतलब ये हुआ कि टी बी इज इक्विवेलेंट टू टी, बताया था हमने आपको, बी बी, दो बार बी आ जाएगा, यानी बी के वेक्टर्स ही बी में कंबाइन हुए होंगे। तो बी में आप ले सकते हैं दो वेक्टर्स, क्योंकि टू डायमेंशनल दिया हुआ है, देख रहे हैं, टू डायमेंशनल। तो हमने यहाँ पर एज गिवन बी इज टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, लेट बी इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2। तो यहाँ पर बी जो है दो एलिमेंट्स हैं इसके पास, कौन से, अल्फा 1 और अल्फा 2। अब आप यहाँ देखिए कि टी भी आपको दिया हुआ है, टी 20 बार दे दिए, रिवर्स सोचना पड़ेगा आपको, है ना। ये एसी दिया हुआ है और बीडी, ध्यान दीजिएगा इस पे, एसी और बीडी दिया हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये जो कोफिशिएंट होगा इस इन्हीं वेक्टर से तो बना होगा ये। एक्चुअली में टी अल्फा 1 जब आपने लिया होगा तो रहा होगा ए अल्फा 1 प्लस सी अल्फा 2, और जब आपने इमेज ली होगी टी अल्फा 2 की तो बी अल्फा 1 प्लस डी अल्फा 2 रहा होगा, तभी तो ये बनेगा। सोचिए, क्योंकि हमें अल्फा 1 अल्फा 2 की इमेज भी लेनी है और अल्फा 1 अल्फा 2 में कंबाइन भी करना है। अब अगर ऐसा रहा होगा तभी तो आप ये लिख पाए होंगे, ए और सी देखिए रो वाइज है कोफिशिएंट्स, तो कॉलम वाइज लिखे गए हैं, और बीडी कॉलम वाइज है तो पहले रो वाइज रहे होंगे अल्फा 2 के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये हमने इंस्पेक्शन से करा है कि देयरफॉर वी कैन राइट, यानी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। और एक तरीका और भी है कि फिर हम इसका ट्रांसपोज लें और अल्फा 1 अल्फा 2 से मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स से, ठीक। तो इस तरह इंस्पेक्शन से आसान पड़ता है ये। तो टी अल्फा 1 की वैल्यू हो गई ए अल्फा 1, ये वाला ए अल्फा 1 और सी अल्फा 2, ठीक। क्योंकि कॉलम में है तो रो में आ जाएंगे, बीडी भी कॉलम में है तो रो में रहा होगा, तो टी अल्फा 2 इज इक्वल टू बी अल्फा 1 प्लस डी अल्फा 2, देयरफॉर वी कैन राइट, हम ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन, ठीक। अब ये करेंगे कैसे आप, एक्चुअली हम इस प्रॉब्लम के बारे में बता दें कि देन प्रूव दैट, जो आपका लिखा हुआ ये प्रूफ करना है। तो ये टी स्क्वायर है ना, टी और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी स्क्वायर हो या टी हो बिना अल्फा के चलेगा ही नहीं, रूल ही नहीं मालूम होगा तो इसको ओपन कैसे करेंगे। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली नहीं रख सकते हम, यहाँ पर टी अल्फा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, ठीक, तब टी स्क्वायर अल्फा की निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, हम लोग एक रूल डेवलप करेंगे इसका। अभी कैसे करेंगे देखिए, आल्सो फॉर ईच अल्फा एंड वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू x1 अल्फा 1 प्लस x2 अल्फा 2। कैसे, अल्फा अगर वी में बिलोंग कर रहा है और v का जो बेसिस सेट है वो b है और उसमें दो एलिमेंट्स है अल्फा 1 अल्फा 2, तो दिस अल्फा कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तब इस अल्फा को हम अल्फा 1 अल्फा 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसीलिए लिखा जाता है कि आल्सो फॉर ईच अल्फा इन वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू x1 अल्फा 1 प्लस x2 अल्फा 2, वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू फील्ड f, जहां पर x1 x2 फील्ड f में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्लेम सही है। अब हमने यहाँ पर टी टी इम्पोज कर दे रहे हैं दोनों तरफ, यानी हम ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक। तो टी अल्फा इज इक्वल टू x1 स्केलर है, ये हो जाएगा टी अल्फा 1, x2 स्केलर है, हो जाएगा टी अल्फा 2। अब देखिए ऊपर आप अगर इस इक्वेशन को देखें, इसको इक्वेशन 1 कह दें एक सेकंड के लिए, इसको इक्वेशन 2 कह दें, तो टी अल्फा 1 मालूम है आपको, टी अल्फा 2 मालूम है, ठीक। तो आपने टी अल्फा 1 की वैल्यू पुट कर दी, ए अल्फा 1 प्लस सी अल्फा 2, x2 बी अल्फा 1 प्लस डी अल्फा 2, ठीक। फिर अल्फा 1 का कोफिशिएंट एक साथ कर लिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा 1 का एक साथ अल्फा 2 का एक साथ, तो टी अल्फा रूल डेवलप हो गया आपका ये लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ में आकर के, क्योंकि टी अल्फा फिर वी में बिलोंग करेगा और वी के बेसिस क्या है, वही बी अल्फा 1 अल्फा 2, देन कैन बी पुट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। अब आपको निकालना है टी स्क्वायर अल्फा, टी स्क्वायर अल्फा की नीड जो है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन है, टी स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। तो टी स्क्वायर अल्फा कैन बी रिटन टी टी अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं टी, और टी अल्फा भी आपने लिखा पूरा पूरा, कॉपी कर दीजिए इसको। फिर अब यहाँ से टी अंदर जाएगा तो ये तो स्केलर है छोड़ देंगे, टी अल्फा 1 ये स्केलर है छोड़ देंगे,
और ये आ जाएगा, ये एक शायद हमें लग रहा है एक्स्ट्रा टाइपिंग हो गया है, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक। तो ये आ जाएगा सी एक्स वन प्लस डी वन, ये नहीं होगा, और टी अल्फा टू। फिर से एक बार काम करेंगे आप, टी अल्फा वन की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन जैसे मैंने बताया, टी अल्फा वन टी अल्फा टू, टी अल्फा वन की वैल्यू पुट कर देंगे और टी अल्फा टू की वैल्यू पुट कर देंगे, पूरा ओपन कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अल्फा वन कॉमन लेकर के और अल्फा टू कॉमन लेकर के कॉपी करिएगा, इसको राइटिंग करेंगे, समझ में खूब आ जाएगा। अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है नल ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल, तो हम लोग क्या करेंगे कि हेंस टी स्क्वायर माइनस ए डी ए प्लस डी ब्रैकेट में टी ए डी माइनस बी सी आई और अल्फा बाहर ले लेंगे ये वाला, ठीक। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर है, ठीक, ये देख रहे हैं, इसका लेफ्ट समझिए ले लिया और अल्फा इंपोज कर दिया आपने। जब आप ये अल्फा इंपोज करेंगे तो ये अल्फा अंदर चला जाएगा, तो ये टी स्क्वायर अल्फा ए प्लस डी टी अल्फा और ए माइनस डी आई अल्फा। अब करना क्या होगा, टी टी स्क्वायर अल्फा, ये देखिए कैलकुलेट किया आपने टी स्क्वायर अल्फा पूरा, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। फिर आपने टी अल्फा भी कैलकुलेट कर रखा है ऊपर, ये रहा टी अल्फा, ठीक। अगर इसको इक्वेशन ए मान लें और इसको इक्वेशन बी मान लें, तो इक्वेशन बी से वैल्यू पुट करिए इक्वेशन ए से। और आई अल्फा का मतलब क्या हुआ, आई अल्फा का मतलब हुआ अल्फा, अल्फा का मतलब अभी आपने लिखा है पूरा x1 अल्फा 1 x2 अल्फा 2। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, टी स्क्वायर अल्फा की, टी अल्फा की और आई अल्फा इज इक्वल टू अल्फा और अल्फा की सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे। और जब अल्फा 1 कॉमन ले लेंगे तो अल्टीमेटली ब्रैकेट्स का सब कैंसिलेशन होकर जीरो हो जाएगा, अल्फा 2 कॉमन ले लेंगे तो कैंसिलेशन होकर जीरो हो जाएगा। इट्स अपॉन यू, ये वर्किंग आपको करनी है, ठीक। और सब जीरो हो जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास जीरो आ जाएगा, क्लियर। जीरो, एक्चुअली ये जीरो वेक्टर आना चाहिए था, क्योंकि जब वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो जीरो वेक्टर आता है, एंड जीरो वेक्टर कैन बी रिटन, क्योंकि आप जानते हैं जीरो कैप अल्फा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, राइट, क्योंकि जीरो वेक्टर से मैप कराएगा वो। तो ये आप इसको जीरो कैप अल्फा भी लिख सकते हैं। अब ये वाला जो अल्फा है आपके पास, तो ये जो इधर अल्फा इंपोज किया जाए, एरो बन रहा है हमारा, ध्यान दीजिए, ये अल्फा और ये जो नीचे एरो बना रहे हैं ये अल्फा, इन दोनों को आप हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर दीजिए। तो अल्टीमेटली जो लेफ्ट में आपके पास ये आइडेंटिटी है, टी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी टी प्लस ए डी माइनस बी सी आई इज इक्वल टू नल ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपके जाकर के प्रूफ हो जाएगी। तो जस्ट ये कि सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन है, इसको जब आप राइटिंग में करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा और ज्यादा बेटर तरीके से आएगा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, फंक्शनल्स। ये फंक्शनल्स क्या है, ये भी एक मैपिंग ही है आपकी, जैसे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था वेक्टर स्पेस से एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में, लेकिन इस बार ये फंक्शनल्स हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो कि v से f की तरफ जाता है, यानी फील्ड की तरफ, फील्ड एलिमेंट्स। क्योंकि वेक्टर स्पेस में तो आपने देखा जैसे n टपल्स हैं या मैट्रिक्स के हैं एलिमेंट्स, ठीक, लेकिन फील्ड में तो सिंगल एलिमेंट होता है, जैसे रियल नंबर की फील्ड हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड हो जाए, ठीक है। तो डेफिनेशन एक बार देख रहे हैं, लेट v f बी ए वेक्टर स्पेस, ए फंक्शन f फ्रॉम v इनटू f, ए फंक्शन लेते हैं हम लोग, यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करेंगे, इज सेड टू बी लीनियर फंक्शनल ऑन v, इसको फिर लीनियर फंक्शनल कह देंगे ऑन v। आप समझ रहे हैं, फंक्शन तो डिफाइन करना ही करना है आपको। फंक्शन डिफाइन करने के बाद फंक्शन समझते हैं, जैसे एक फंक्शन हम आपको बता दें थोड़ी देर एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए x1 x2 लिया और आपने कहा ये 2x1 माइनस x2 है, तो ये देखिए एक सिंगल नंबर है, 2x1 माइनस x2 होना, कॉमा नहीं लगा हुआ, टपोस नहीं लगा है। अभी तक जो आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते थे उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें होता था कि जैसे x1 x2 लिया, फिर ब्रैकेट लगा x1 प्लस x2 कॉमा x1 माइनस x2, ऐसे ले लिया, टू टपल्स की मैपिंग टू टपल्स में हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है इसमें, इसमें चाहे यहाँ पर टू टपल्स हैं वेक्टर स्पेस में, लेकिन ये जा रहा है सिंगल टपल में, सिंगल टपल मतलब फील्ड एलिमेंट में जा रहा है आपका, ठीक। इसीलिए इसको टी ने लिखे फंक्शन लिखा है यहाँ पर, 2x1 माइनस x2 एक सिंपल नंबर आ जाएगा। तो ये फंक्शन तो हो गया आपका, लेकिन लीनियर है कि नहीं ये कैसे पता लगाएंगे, तो इफ एफ सी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी एफ अल्फा प्लस एफ बीटा फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंगिंग वी एंड सी बिलोंग्स टू एफ, यानी एफ ऑफ सी अल्फा प्लस बीटा, जो एफ ऑफ सी अल्फा प्लस बीटा है वो सी एफ अल्फा, जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में था उसी तरीके से ये भी है, वहां बस एफ की जगह टी होता था, ठीक है, यहाँ एफ है। अब यहाँ पर थोड़ा लीनियर फंक्शनल है तो देखिए उसी के हिसाब से डिफाइन भी करेंगे। इफ एफ इज ए लीनियर फंक्शन ऑन वी देन एफ अल्फा इज इन एफ अल्फा, जो देखिए ये एफ अल्फा हुआ, ये जो वैल्यू आएगी आपकी राइट में ये एफ अल्फा हो जाएगा,
इन एफ फॉर ईच अल्फा बिलोंगिंग बी, सिंस एफ अल्फा इज ए स्केलर, ये कैसा क्वांटिटी वेक्टर नहीं होगा, ये स्केलर होगा, ये फील्ड में बिलोंग करेगा। देयरफॉर ए लीनियर फंक्शनल ऑन वी इज ए स्केलर वैल्यूड फंक्शन, इसको स्केलर वैल्यूड फंक्शन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन है उससे जो वैल्यू मिलेगी रिजल्टेंट या जो मैप होगा जा करके उसकी मैपिंग स्केलर से होनी है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इसको जरा ध्यान से देखिए कि शो दैट फंक्शन एफ वी एन एफ टेंड्स टू एफ, मतलब ये जो है एन टुपल्स का स्पेस है, ठीक है, और मैपिंग कहाँ हो रही है, एफ में जाके फील्ड में जाएगा। क्लियर? और डिफाइन कैसे किया है, एफ अल्फा इज इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 प्लस anxn इज ए लीनियर फंक्शन ऑन vnf वेयर alpha is equal to x1 x2 up to xn, a1 a2 an भी एलिमेंट्स ऑफ फील्ड कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो डिफाइन किया है एफ अल्फा वो ये है, ये फिक्स है आपका, ये हर प्रॉब्लम में अलग अलग डिफाइन किया जाएगा, जैसे a1x1 प्लस a2x2 प्लस डॉट डॉट anxn। अब यहाँ खास बात देखिए आप, x1 x2 तो अल्फा से लिए गए हैं इसलिए अल्फा डिफाइन किया गया है, लेकिन a1 a2 an जो है फिक्स है। अगर हम अब बीटा ले लें, थोड़ी सी ये बीटा लिया y1 y2 yn, तो मालूम है आपको एफ बीटा कितना हो जाएगा, एफ बीटा हो जाएगा a1 y1, क्यों, a1 तो फिक्स है, a1 a2 an फिक्स है, ये x1 ये x2 और xn किसकी वजह से है, ये अल्फा की वजह से है। तो x1 x2 xn अल्फा की वजह से है, तो जब अल्फा की जगह बीटा होगा तो बीटा वाले टुपल्स आ जाएंगे हमारे, यानी a1 y1 प्लस a2 y2 डॉट डॉट करके an yn आ जाएगा। आई बात समझ में? कभी नंबर भी हो सकता है, ऐसा नहीं। अगर हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बात करें आपसे कि टू टुपल्स में भी हमने ऊपर भी लिखा था कि अगर टू टुपल्स है x1 x2, और हमने यहाँ पर अभी ऊपर शायद लिखा भी है कि 2x1 माइनस x2, तो अगर यहाँ पर a1 का मान देखा जाए तो 2 है और a2 का मान देखें, वैल्यू देखें तो -1 है। आई बात समझ में? ये भी होता है ये, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें आपने बीटा डिफाइन कर लिया यहाँ पर कि y1 y2 yn और f बीटा की वैल्यू लिख ली, क्या a1 y1 प्लस a2 y2 करते हुए आप आ गए एज पर योर डिफिनेशन। अब इसकी लीनियरिटी चेक करनी है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है, फंक्शनल है कि नहीं ट्रांसफॉर्मेशन में। तो f ऑफ c अल्फा प्लस बीटा, तो f लगाया, c लिखा, अल्फा लिखा, बीटा लिखा, अब इनको जोड़ दिया तो cx1 प्लस y1 कॉमा cx2 प्लस y2 कॉमा cxn प्लस yn आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से इनकी जो f हटाएंगे यानी मैपिंग कराएंगे, तो अभी ऊपर बताया कि a1 फिक्स है, x1 आएगा ट्रिपल, x2 ट्रिपल आएगा, xn आएगा। यहाँ क्या आएगा, a1 तो फिक्स है, c1 x1 y1 क्योंकि इसका ट्रिपल c1 x1 y1 है, प्लस a2 ये वाला ट्रिपल cx2 प्लस y2 और cxn प्लस yn। ठीक, a1 a2 फिक्स है आपके। अब जब इसको आप ओपन करेंगे, सी वाला सब कॉमन ले लीजिए, जितने हैं सी सब बाहर ले लिया आपने, a1 x1 प्लस a2 x2 करते चले गए आप। इट इज नथिंग f अल्फा एंड दिस इज f बीटा, तो f इज ए लीनियर फंक्शनल आ गया आपका। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि लीनियर फंक्शनल एक जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करते हैं वैसे एक फंक्शन डिफाइन किया जाता है और फिर हम उसकी लीनियरिटी चेक करते हैं। मैपिंग वेक्टर स्पेस टू फील्ड होती है, फील्ड यानी स्केलर्स में होती है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 12, ये भी लीनियर फंक्शनल से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से यहाँ पर हम ले रहे हैं। प्रूव दैट द ट्रेस फंक्शन, अब देखिए ट्रेस आपको शायद याद होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल दे दें हम आपको यहाँ पर, या इधर हम समझा दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है, कोई मैट्रिक्स आपके पास ए इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर 5 6 1 2 1 3 0 1 0 है सपोज करिए। तो ट्रेस ऑफ ए क्या लिखते हैं, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनका समेशन लिखते हैं, ये 5 प्लस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो देख रहे हैं आप, ये लिया तो हमने ये एलिमेंट एज ए अल्फा भी कह सकते हैं, ये वेक्टर स्पेस से लाए हम लोग, क्लियर। लेकिन मिला क्या आपको 6, तो ले इंपोज कर रहे हैं ए पर यानी अल्फा पर। ठीक, तो जैसे कि एफ अल्फा किया गया हो और 6 आ गया हो, और एफ का मतलब ट्रेस, अल्फा मतलब एलिमेंट। ठीक, तो इसीलिए इसको ट्रेस फंक्शन कह रहे हैं। और ये मिला, ये कहां बिलोंग करेगा, स्केलर फील्ड में जाकर के आपका। तो कह रहे हैं कि ये भी जो है एक लीनियर फंक्शनल होता है, और इसकी लीनियरिटी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है,
तो जो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ए ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई और यहाँ डिफाइन भी कर दे रही है। लेट वी बी वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स, ध्यान देना है n क्रॉस n स्क्वायर होनी चाहिए ओवर f इफ a इज इक्वल टू aij n क्रॉस n बिलोंगिंग द वेक्टर स्पेस v। मैट्रिक्स कहाँ बिलोंग कर रही है, क्योंकि मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस बनता है, v बिलोंग कर रही है। देन ट्रेस ऑफ a is obtained by adding the elements of a line along the principal diagonal, adding all elements, right? तो ट्रेस ए tr लिख दिया शॉर्ट में, tr एज ए फंक्शन काम करेगा, a मतलब एलिमेंट वही अल्फा, जैसे हमने आपको भी बताया था f अल्फा, ठीक है। f की जगह tr वर्क करेगा, शब्द जो है वर्ड जो है tr है। and that is a11 plus a22 diagonal elements of a matrix is equal to I equal to 1 to 1 a I हो जाएगा, ठीक है। The trace function is a linear functional on V because, अब इसकी linearity चेक करनी हम लोगों को on V because if C belongs to F, A और दो B, दो मैट्रिक्स ले लीजिए आप, दो मैट्रिसेस ले लिया आपने, दो मैट्रिसेस जब आप ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पर ट्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है। The trace function is a linear function on V because if C belongs to F और A और B लिया belonging to V आपका, ठीक। Then trace C A B, ट्रेस तो वही है जैसे F हमने बताया ना आपको, C अल्फा प्लस बीटा चेक करना है, तो उसकी जगह F की जगह ट्रेस आ गया और C अल्फा की जगह A आ गया, बीटा की जगह B आ गया, तो दैट इज ट्रेस लगा रहने दीजिए। C A की वैल्यू पुट कर दीजिए, B की वैल्यू पुट कर दीजिए। मैट्रिक्स में देखा होगा आपने, इस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, aij फॉर्म में तो लिख सकते हैं, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो ये मैट्रिक्स प्रॉपर्टी से अगर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं C aij प्लस Bij, मतलब मैट्रिक्स के जो मैट्रिसेस समेशन आता है उसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये a यहाँ हो जाएगा I इक्वल टू 1 टू n, ठीक, क्योंकि अभी सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई, पहले यहाँ दो मैट्रिक्स थी फिर सिंगल में हो गई, C aij प्लस Bij, तो इनका जो डायगोनल आएगा वो I इक्वल टू 1 टू n C aij Bij आ जाएगा, ये सिंगल मैट्रिक्स है। अब हम इसको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सिग्मा को प्लस के ऊपर, दैट कैन बी रिटन C सिग्मा I equal to 1 to n aij or equal to 1 to bij, that is C of trace A plus ट्रेस B आ गया आपका। तो एक्चुअली ओवरऑल ये सब हुआ कैसे, ये हुआ इस प्रकार से कि जब ये आपने दो मैट्रिक्स यहाँ ऐड की थी उनका सिंगल ट्रेस लिखा यहाँ पर आकर के, ठीक है, जहां मैं एरो लगा रहा हूँ ध्यान दीजिए, यहाँ सिंगल ट्रेस लिख लिया, अब बाद में सिग्मा की वजह से ये ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ये ऐसा लगा कि जैसे इसने इस प्रॉपर्टी को क्वालिफाई कर लिया, कौन सा, सी एफ सी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा, इसको आपका ये कवर कर लिया। यहाँ बस ट्रेस की जगह आपके पास क्या है, एफ की जगह क्या है, ट्रेस है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये इंप्लाई किया इसने कि ट्रेस सी ए प्लस बी इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी। तो इट इंप्लाइज कि ट्रेस फंक्शन जो आपका है वो एक लीनियर फंक्शनल आ रहा है, ठीक। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा पूरा।